कि हम आगे बढ़ें कि क्या है आज का मुद्दा, उसको एलोबरेट करें। तो जानने के लिए देखिए ये पैकेज। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव के आहट के बीच कांग्रेस में काफी कुछ घट गया है या घट रहा है। सियासत में कमलनाथ की स्टाइल पर चलने वाली कांग्रेस अब जीतू के हाथ में है। कॉरपोरेट कल्चर पर विश्वास रखने वाले कमलनाथ ने विधानसभा के उम्मीदवारों के चयन में सर्वे पर भरपूर भरोसा किया और ज्यादातर टिकट उसी आधार पर दिए गए, लेकिन नतीजों में सारे सर्वे ध्वस्त हो गए। लिहाजा अब कांग्रेस उम्मीदवार चयन की अपनी परंपरागत प्रणाली पर लौट आई है और मीटिंग्स का दौर जारी है। लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि उसके बहुत से नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। 1977 का दौर भी मैंने देखा है बतौर एक कार्यकर्ता के लिए, तो उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिलते, उस बात से तो मैं ज़रा भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा। विधानसभा में भी हमारे वहाँ 5000 से अधिक लोगों के आवेदन आए थे और लोकसभा की भी संख्या आपको दिखा देंगे कि कितने लोग, एक एक सीट से करीब करीब 10-10 लोग इस दौर में भी उम्मीदवारी के लिए उत्सुक हैं। इधर बीजेपी विधानसभा चुनाव के अपने टेस्टेड फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ती दिख रही है, यानी उम्मीदवारों की लिस्ट में इस बार भी कुछ चौंकाने वाले नाम दिखाई पड़ सकते हैं। मंत्री नहीं बन पाए कुछ वरिष्ठ पूर्व मंत्रियों को मैदान में उतारा जा सकता है। जो पार्टी के लिए लगता है कि बेहतर चेहरा हो सकता है, पहली प्राथमिकता उसका चुनाव जीतना, उसकी स्वीकार्यता, ये दो विषय के साथ नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिलता है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश से जीत करके माननीय मोदी जी को दे, इसकी तैयारी में हम सब लोग लगे। युद्ध हो या सियासत की जंग, आधी लड़ाई आप जंग के पहले की तैयारी से ही जीत लेते हैं और पिछले कुछ सालों में बीजेपी की सफलता का यही राज भी रहा है। अब नजर कांग्रेस पर है, लोकसभा चुनाव में वो अपनी साख बचाने भर की लड़ाई लड़ेगी या विधानसभा की लड़ाई से सीख लेकर कोई बड़ा चमत्कार करेगी। चलिए, तो हमारा आज का मुद्दा है कि सर्वे ही सब कुछ नहीं। तो चलिए, इससे पहले कि शुरू करें हम आज का मुद्दा, नजर डालते हैं बंसल न्यूज के सवाल पर। पहला सवाल, क्या कांग्रेस इस बार सर्वे पर ज्यादा भरोसा नहीं करेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, उम्मीदवारों के चयन के फार्मूले में क्या कोई बड़ा अंतर नजर आएगा? ये दूसरा बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल, प्रयोगों के लिए पहचानी जाने वाली बीजेपी क्या इस बार भी चौंकाएगी? यकीनी तौर पर तय मानिए कि बीजेपी इसको लेकर आगे बढ़ेगी। एक पुरानी हिंदी फिल्म का गीत है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। कांग्रेस के लिए चुनौती यही है कि वो इस गीत को गलत साबित करे और पुराने जमाने को, उस दौर को जो उसका सुनहरा दौर है, उसे वापस लेकर आए। लेकिन इसके लिए उसे अपने मूल पिंड को नहीं छोड़ना चाहिए। ये कांग्रेस के भीतर के लोगों की भी एक बड़ी स्ट्रांग बात है, बड़ी गहरी बात है। जो मेहमान आज हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, बीजेपी से नुमाइंदगी करेंगे, बहुत स्वागत करता हूं सर। और अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत। और मनोज सैनी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली शुरुआत करते हुए मैं आप ही की तरफ आता हूं। चौबे जी बनने गए थे छब्बे जी और बन गए दुबे जी। कई बार आप जब अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर कोशिश करते हैं, कई बार हम लोग भी बात करते हैं और शायद कांग्रेस पर मीडिया का भी इनडायरेक्टली ये दबाव आता है कि आप बीजेपी की तरह क्यों नहीं करते, सर्वे करिए, बड़ा एग्रेसिव कैंपेन शुरू करिए। लेकिन आपको अपनी ही स्टाइल में खेलना चाहिए। क्या किस तरह देखते हैं आप, सर्वे ही सब कुछ नहीं? बिल्कुल शरद जी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस लाइन पर काम करने जा रही है। पिछली बार कई ऐसे स्टेट रहे जहां पर सर्वे पर बहुत कुछ हुआ और खासकर मध्य प्रदेश में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो सर्वे को बड़ा आधार माना गया था। इसीलिए इस बार सर्वे से अलग हटकर कांग्रेस इस लाइन पर काम करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी सर्वे को तो अपना आधार मानती ही है, लेकिन सर्वे के आधार पर जमीन को नहीं छोड़ती है और जमीन पकड़ने की तैयारी। इसीलिए आप देखिएगा
कि कल यानी कि शनिवार को दोनों ही दलों की बैठकें होनी है, जिसमें कांग्रेस की भी स्क्रीनिंग कमेटी की जो पाटिल है, रजनी पाटिल, वो बैठ के लेने वाली है। दूसरी तरफ BL संतोष के आने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की 29 लोकसभा सीट को लेकर वो बात करने जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वे तो इस बार ना कांग्रेस मानेगी। वजह यह है कि आपने कहा कि गए थे चौबे जी बनने और दुबे जी बन गए, तो मुझे लगता है इससे सबक लिया होगा। और लोकसभा चुनाव में जैसी बातें कही जा रही कि लड़ने वाले कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस भी बड़ा पुराना दल है और ये तो होता रहा, समय के साथ काल बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती है, पर कोई पार्टी में लड़ने वाला नहीं मिलेगा ये तो नहीं दिखाई देता। पर इतना ज़रूर है कि कांग्रेस शायद इसको चुनौती ले रही। न्याय यात्रा भी आने वाली है मध्य प्रदेश में, तो जाहिर है दोनों दलों की अपनी तैयारियां हैं। पर बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 7 से 8 बार एक सीट हारी है कांग्रेस, और कुछ सीटें तो ऐसी है जो 9 बार कांग्रेस हारी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस भी विचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करी कि जीत का जो अंतर पिछली बार 2 लाख 3 लाख रखा था, वो आगे कैसे जाए। जी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन जानना मैं दुर्गेश जी से ये चाहूँगा कि ठीक है कि जो एक बड़ी चर्चित फिल्म थी कालिया, उसका एक डायलॉग था जो प्राण अपने ख़ास अंदाज में कहते हैं कि सोने की सड़क पर सवार होकर दौड़ रहे हो कालिया, लेकिन ये सड़क जहाँ ख़त्म होती है आपके लिए सब कुछ अच्छा है, बहुत प्रिय है, आप बिल्कुल ऐसे घोड़े पे सवार हैं जो हमेशा विजयी होता है। लेकिन सर ये लोकसभा चुनाव है और कुछ आपकी प्रिय पार्टी कांग्रेस पर भी आपकी टिप्पणी। जी देखिए शरद जी, जीत से हम उत्साहित नहीं होते हैं और हार से विचलित नहीं होते हैं। जीत हमें दायित्व का बोध कराती है और हार से हम सबक लेते हैं। आपने इसका देखा कि जब हम विधानसभा चुनाव 2018 में हारे थे तो हमने उसकी समीक्षा करके हमने 103 आकांक्षी विधानसभाओं का चयन किया और उस पर जो हम 1000 से 5000 के बीच हारे थे उसको चिन्हित किया, जो 5000 से 10,000 तक हारे थे उसको चिन्हित किया, और 10,000 से ऊपर जो हारे थे उन सबको चिन्हित कर हमने काम किया आगे। और आपने देखा कि जनता ने हमें एक प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किया। जी, अब आप जनता के बीच में रहोगे, जनता के हितों के काम करोगे तो जनता आशीर्वाद देती है। आप देखेंगे कि 2003 से लेकर सतत जनता 24 तक हमें आशीर्वाद देती है ये, और आप देखेंगे कि 24 में जो प्रचंड बहुमत से हम 29 की 29 सीटों की, जहां आशीर्वाद में कोई कठिनाई होती है तो उसको आप मिला लेते हो, अपनी तरफ ले आते हो, अपने दिल के करीब ले आते हो। देखिए वो तो निश्चित रूप से जो विकास करेगा, जो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर चलेगा, उसको निश्चित रूप से यहाँ आएगा। और वो जिसको विकास चाहिए वो तो निश्चित ही आना ही आएगा, क्योंकि इनका तो विकास से कोई मतलब नहीं है। और आज जो हम आपकी जो रिपोर्ट पढ़ रहे थे, देख रहे थे, उसमें स्पष्ट रूप है कि कांग्रेस जो सर्वे के आधार पर जो आपने बात की है, वो निश्चित रूप से कोई भी सर्वे करा ले, कुछ भी करा ले, जनता के बीच में इनको जाना ही पड़ेगा। अगर जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो रिजल्ट्स भी उस तरह से नहीं आएंगे, जनता उसको अच्छा नहीं मानती। इसके विपरीत हम अपने दल में जो 29 की 29 सीटें हैं, माननीय VD शर्मा जी के नेतृत्व में हम जो हमारा बूथ का है, माइक्रो मैनेजमेंट का जो एक बची है, बस क्या उसको भी जो भी आता है वही दिल में समा जाता है? न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा। निश्चित रूप से जो एक बची है उसकी प्यास हमें उतनी ही है जो आपने बोला है, उसको वो भी हम जीतना चाहते हैं, और 29 की 29 सीटें केंद्र को हम दें, ये हमारा प्रयास है इस बार का। बाप रे बाप, प्यास शब्द आपने बोला, मुझे थोड़ा चिंता हुई उससे। अवनीश जी क्या सोचते हैं? अवनीश जी मुझे समझाइए ज़रा कि सर्वे ही सब कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर सर्वे सब कुछ नहीं है, और कांग्रेस की जो मूल शैली है, जो कांग्रेस का मूल तरीका है, आपको कई बार शायद उसी लाइन पर बैटिंग करना आपके लिए ज़्यादा ठीक होता है। हालांकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कैसे देखते हैं आप लोकसभा चुनाव की चुनौती? देखिए सर जी, एक बात स्पष्ट है कि सर्वे हमेशा एक बहुत बड़ा आधार होता है टिकट निर्धारित करने का, लेकिन सर्वे के साथ एक सामाजिक समीकरण, और सामाजिक समीकरण के साथ एक स्थानीय व्यक्ति हो, स्थानीय चेहरा हो, वो चेहरा फिर लोकल में उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, उस चेहरे का कहीं एक उसके संगठन में लोकल स्तर पर विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए सर जी, ये हम स्वीकार करते हैं कि हम एक बहुत लंबे समय से सत्ता से दूर है मध्य प्रदेश में, लगभग 20 साल हो गए हैं। बीच में 15 महीने की सत्ता 20 साल के सामने बहुत छोटी दिखाई देती है सर जी। और देखो ये भी सर जी हम स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में मोदी सरकार का जो कद है वो आसमान से ऊंचा हो चुका है, और मैं कहूँगा अभिमान भी आसमान से ऊंचा हो चुका है। और सर जी फिर सबसे बड़ी बात, थर्ड एम्पायर जो होता है, थर्ड एम्पायर यहाँ पे कौन है? यहाँ पे थर्ड एम्पायर है चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय,
ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो ये थर्ड एम्पायर भी है जो शरद जी, ये भी आप देखें हमारे फेवर में नहीं। कई उदाहरण हैं, झारखंड का उदाहरण है, महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे सरकार के गठन का उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं शरद जी। लेटेस्ट अभी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का उदाहरण है। तो अब आप समझे, इसके बावजूद शरद जी, जैसे कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब हमने विधानसभा चुनाव लड़ा, सर्वे को एक प्रमुख आधार मान, लेकिन नतीजे उस हिसाब से नहीं है शरद जी। तो रणनीति में बदलाव कभी भी बुरा नहीं होता है। मतलब आप कितने ही अच्छे खेल रहे हों, अगर आपके नतीजे अच्छे नहीं आ रहे शरद जी, टीम कितनी भी अच्छी हो, अगर आप उसमें हमेशा बदलाव करने का प्रयास किया जाता है, आप देखें तो वही कांग्रेस पार्टी भी देखिए कोई नई चीज़ नहीं कर रही है। ये हमेशा, जैसे आपके मैं नरेशन में सुना कि कांग्रेस पार्टी अपनी मूल उसकी तरफ लौट रही है। तो शरद जी बात ये है कि हमने देखा कि सर्वे का, लेकिन अब क्या है, सबसे खास बात आप देखें कि वर्तमान में देश की जो राजनीति की परिस्थितियां हैं, ऐसा लगता है शरद जी कि कई सारे मुद्दे हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ जो धार्मिक सामाजिक इशू में वो गौण हो जाते हैं। जबकि आज मध्य प्रदेश में सत्ता चौथी बार आई है शरद जी, भाजपा की, उनकी 5वीं बार आई। उसके बाद भी आप देखें कल की घटना है ग्वालियर की, शर्मसार करने वाली घटना कि एक बालिका के साथ गैंगरेप होता और नीचे फेंक दिया जाता है। तो ऐसी रोज घटना हो रही। कल रतलाम में एक झोपड़े में बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, बाहर माँ बाप को और भाई बहनों को बंधक बना दे। तो ऐसी कई, तो उसके बाद हम ये कहते हैं सर जी, ये हमारे लिए वैक्यूम है, काम करने के लिए वैक्यूम। मनोज जी, जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर आप क्या? देखिए, कांग्रेस की रणनीति एक तो सबसे पहले है कि विश्वास जीतना पड़ेगा अपने कार्यकर्ता का। जब लगातार आपको हार का सामना मिलता है तो कार्यकर्ता टूटता है शरद जी, और विधानसभा जैसे चुनाव में जो हार मिली है, जाहिर है कि उसके भीतर एक जो वैक्यूम की बात अवनीश जी भी कर रहे थे, एक बड़ा वैक्यूम दिखाई दे रहा, तो उसको भरना पड़ेगा। और वो भरेगा कैसे? आपकी विश्वास के साथ। यदि आप कांग्रेस कार्यालय से कुछ ऐसी तस्वीरें आ जाए या बाकी ऐसी बातें आ जाए तो वो और दिल मन को तोड़ती है। तो मुझे लगता है सबसे मुख्य तो यही है कि एक दूसरे का विश्वास जीतने की आवश्यकता है। न्याय यात्रा जरूर मध्य प्रदेश में पहुंच रही, लेकिन न्याय यात्रा से पहले भी हालांकि हमने देखा कि जीतू पटवारी या उमंग सिंगार जी की बात करें, वो अपने तरह से मेहनत कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी सक्रिय बने हुए हैं, पर यह जरूरत इसी बात की है कि विश्वास सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस समय विश्वास जीतना पड़ेगा। और कैंडिडेट का चयन, जो सर्वे हम कह रहे हैं, सर्वे का आधार ना होते हुए कैंडिडेट का चयन वहां के लोगों के आधार पर होगा तो ज्यादा। कांग्रेस को गुटबाजी परेशान करती है, मुझे खांसी परेशान कर रही है इधर, क्षमा कीजिएगा साहब। दुर्गेश जी, मुझे ये बताइए कि ठीक है, अभी कांग्रेस के पास कुछ चुनौतियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन आप इनसे क्या इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि आप चीज़ों पर उस तरह से ध्यान दे पा रहे हैं? आपको भी तैयारी तो पूरी रखनी ही है, और आपकी भी कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देखिए शरद जी, हम बिल्कुल भी अगर कॉन्फिडेंट हैं तो हम अपने कामों को लेकर हैं। माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पे हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता, हम उसको लेकर कॉन्फिडेंट हैं। हम कांग्रेस को तो इस चीज़ को काउंट करते ही हैं कि हमारा विपक्षी दल है, उसके क्या मूवमेंट्स हैं, वो क्या कर रहा है। पर आज जिसे आपको खांसी परेशान कर रही है, कांग्रेस में कबीले, धड़, टुकड़े और जो उनके गुट्टिया संघर्ष हैं, वो और जैसा अभी मनोज जी ने भी कहा कि जो तस्वीरें कांग्रेस से निकलकर सामने आती हैं वो निश्चित रूप से परेशान करती हैं। तो जिस तरह से सड़कों पर गाली गलौज, आपसी रंजिश और कार्यालय में ये सब चीज़ें घटित होना, ये निश्चित रूप से जनता में अच्छा संदेश नहीं देता है। आप इस चीज़ पर मोहर लगाने का काम करते हो कि आप धड़ों में और टुकड़ों में बटे हुए हो, तो वो चीज़ जनता के बीच में। और हम तो अपने विकास के मॉडल को लेकर, डबल इंजन की सरकार को लेकर, और निश्चित ही जो हमारी बैठक है वो महत्वपूर्ण बैठक है। प्रत्येक कार्यकर्ता जो वहाँ पे अपेक्षित है वो निश्चित रूप से हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, अपने जो समकक्ष नेताओं को और जो नए विधायक और नए मंत्री चुन के आए उनको निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा। और हम अच्छे कैसे जनता की, क्योंकि अंतोगत्वा हमें जनता की सेवा के लिए जनता ने हमें चुना है, हम कैसे अच्छी सेवा कर सकते हैं, हम उसके लिए काम करेंगे। अवनीश जी, ये समझाइए मुझे ज़रा कि आपके बड़े नेताओं का आपके जूनियर लीडर्स के साथ जो अब मध्य प्रदेश में कमान संभाल रहे हैं पूरी ताकत से, उनके साथ उनका एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन का पिक्चर आना बहुत ज़रूरी है लोकसभा चुनाव के पहले। चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, अजय सिंह जी हों, अरुण यादव हों, इन सब के साथ एक बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन सामने आना बहुत ज़रूरी है। क्या ये नज़र आएगा? बिल्कुल आएगा सर जी, और समय समय पर आए भी है। आप देखें, माननीय जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष,
और दिग्विजय सिंह जी कई बार अभी हाल ही में मंच साझा करें, कई बार प्रेस वार्ता में भी, कई कार्यक्रम में भी। और आप देखें अब कमलनाथ जी भी आपको लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफ़ी एक्टिव दिखाई देंगे, क्योंकि उनको नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा शरद जी, हम नहीं जीत पाए। तो अब ये समझें कि हम नए नेतृत्व को हम अंडररेटेड ना करें शरद जी, इतना मेरा निवेदन है। क्योंकि जीतू पटवारी जी की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनका युवा होना, उनका लोगों से कनेक्ट होना, मुझे लगता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि कई बार सर जी हम उम्मीद करते हैं कि जो बड़े बड़े बल्लेबाज जैसे वो नतीजे, वो रिजल्ट पेश नहीं कर पाए, और एक कहते हैं ना, एक जिनको हम कम रेट करते हैं वो लोग कमाल कर दिखाते हैं। तो मैं यही मानता हूँ सर जी कि आप देखिएगा कि हमारी जो देखिए रणनीति हमेशा होती जीत के लिए। हम फिर पूरी कोशिश कर रहे हैं इस, जैसे कल से वो बैठक है, हमारे जितेंद्र भंवर सिंह जी भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे जो इस बार प्रत्याशियों के चयन का आधार सर्वे के साथ साथ सर जी सामाजिक भी होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको आज की तारीख में बहुत साधन संपन्नता अगर आपके पास नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपके पास व्यवस्थाएं वो होना चाहिए कि जिससे आप चुनाव एक सम्मानजनक तरीके से अच्छे से आप लड़ पाएं। ये सारे पैरामीटर होते हैं सर जी, क्योंकि ये देखो इस बात को बार बार स्वीकार करना चाहिए। कमलनाथ जी भी बोलते थे कि हमारी लड़ाई बीजेपी के संगठन से, बीजेपी से नहीं है। और सर जी हमने बार बार स्वीकार किया है कि बीजेपी का संगठन हमसे मजबूत है, लेकिन हाँ लीडर हमारा मजबूत है सर जी। तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि आप देखेंगे कि लीडर राहुल गांधी की तरफ बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो भाई मैं सर जी ये कह रहा था कि हमारे जो लीडरशिप होती है तभी तो हमारी लीडरशिप को आप कहते ना किसी तरह बहला फुसला के डरा धमका कर आप ले जाते हो। जैसे शिबू अब जैसे सुरेन साहब हैं, हेमंत सोरेन जी, अगर ये उनकी बात मान लेते सोरेन जी तुरंत साफ हो जाते हैं। ही मोदी जी चक्की पीसिंग कर रहे थे, अगले दिन गए उनने अजीत पवार जी को और प्रफुल्ल पटेल जी को साफ कर दिया बिल्कुल मशीन में डाल के। तो ये बताता है शरद जी कि राजनीति की पराकाष्ठा अलग है। राजनीति भाजपा ने एक नए पैरामीटर गढ़े हैं, मोदी सरकार ने जवाब नहीं दे पाई। नहीं, मैंने कहा इन्होंने एक बार भी नहीं कहा ना कि राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी सही है, ये नहीं मानेंगे इस चीज को। भैया राहुल गांधी जी की लीडरशिप का मैं क्या बोलूं, वो एक ऐसे लीडर हैं कि जिनके पीछे पूरी भाजपा पड़ी है। जहां भी जाते मंदिर दर्शन करने आप जाने नहीं देते हैं। उधर आपके हेमंत बिस्वा शर्मा जी वो भी अड़ंगे। तो ये बताता है कि राहुल गांधी जी, कहो ना कि हम राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, आप क्यों नहीं कहने में क्यों संकोच कर रहे हैं? भैया मैं सिर्फ आप क्यों संकोच कर रहे हैं? इसमें कहना क्या, राहुल गांधी की पार्टी। चलिए मैं लौटता हूं। मनोज जी का एक कॉमेंट ले लूं। मनोज जी, कहा यह जाता है कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये छिपेंगी नहीं बिल्कुल। कांग्रेस की जो खामियां हैं वो खामियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि तीनों राज्यों में नए नेतृत्व को मौका देने के बाद भी पुराने नेताओं ने एकदम इस ढांचे में ऐसे फिट होना चुना कि जैसे उनके लिए कहीं कोई चुनौती या कोई समस्या या कहीं कोई नाराज़गी की बात ही नहीं थी। ये एक बड़ा मसला है जो बीजेपी की ताकत को बड़ा करता है। लेकिन कांग्रेस अब उन गलतियों को लोकसभा में नहीं दोहराएगी और बहुत सतर्क भी रहेगी। क्या लगता है आपको? क्योंकि मैं देख रहा था कि 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें भोपाल ऐसी सीट है कि 45 सालों में वो यहाँ विजय हासिल नहीं कर पाई है। ग्वालियर चंबल की कुछ सीटें हैं, भिंड है जी। तो जी ये इंदौर आपको है, तैयारी करनी पड़ेगी जी। बिल्कुल शरद जी, 9 ऐसी सीटें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो 9 बार से हारी 3 सीटें हैं, 8 बार से हारने वाली करीब 8 से 9 सीटें हैं। तो ये बताता है कि बीजेपी लगातार काम करती रही, और जिस एक सीट को खोया बीजेपी ने, उसको आप देखिए, आपको याद होगा कि लगातार हम कई बार खबरें भी करते रहे कि बीजेपी ने किस तरह उसको, जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए उसके तत्काल बाद से उस पर नज़र बनाई हुई, खुद जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय नेता, वो नज़र बनाए हुए। और इस बार कुछ नया करने की तैयारी बीजेपी की। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छा होता है कि जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जी जैसी बने, तो कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें मंच पर तमाम सारे, जो आप कह रहे थे, एक बड़ा मैसेज जाता कार्यकर्ताओं के बीच में, हम सब एक साथ खड़े हैं। हालांकि अवनीश जी ने कहा दिग्विजय सिंह जी के साथ मंच साझा हुआ, लेकिन कमलनाथ जी कहाँ हैं? तो फिर वही सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये इसकी तरफ काम करने की ज़रूरत कांग्रेस को पड़ेगी। कार्यकर्ता निश्चित रूप से उत्साह तो भरा नहीं है इस समय, वो कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान पा रहा है, और उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि नए और पुराने लीडर नजर आए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका जिक्र आपने किया कि कैसे ढल गए, पता ही नहीं लगा कि कब पीढ़ी बदल गई, और नई पीढ़ी आज काम कर रही है। नई पीढ़ी के साथ पुरानी पीढ़ी कल भी मिलने वाली है, पर इतना ज़रूर है कि कुछ नया करने वाली बीजेपी। करीब 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जिन पर नए कैंडिडेट, नए चेहरे दिखने वाले हैं। उसमें 40 से कम उम्र के लोग भी दिखाई दें तो बड़ी बात नहीं होगी, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अक्सर हम लोग जब अपने परिवारों में भी बात करते हैं
तो हर परिवार में ये चर्चा होती है कि 3 पीढ़ी पहले हमारे परदादा जो थे बड़े एक्टिव थे सर, बड़ा काम किया, ये फैला लिया, बिजनेस फैला लिया, फिर हम लोग ढीले हुए और गड़बड़ हो गया। आज जो वैभव था, पुरानी हवेली चली गई, ज़मीनें बिक गई, क्योंकि हमारी जो मौजूदा पीढ़ी है वो मेहनत नहीं करती थी वैसी जैसे पहले वाली करती है। कांग्रेस के लिए भी ये सवाल है कि नेहरू जी की कांग्रेस, पटेल साहब की कांग्रेस, लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस और फिर इंदिरा जी की भी कांग्रेस, और वहां से चलते हुए आज 2023 की कांग्रेस में क्या बुनियादी अंतर है। भारतीय जनता पार्टी को भी इन चुनौतियों से जूझना है। आज उसके यहाँ मेहनत है, परिश्रम है, लक्ष्य पर निगाह है, लेकिन उसके साथ ही पार्टी के भीतर उन युवा नेताओं को साधने की भी एक बड़ी चुनौती है, जिनको शायद अभी जिस तरह सारा, आज दुर्गेश जी हमारे बीच में बैठे हैं, लेकिन वो भी 5 साल शायद और इंतजार करेंगे, उसके बाद बोलेंगे भले ही कुछ नहीं, लेकिन ये कहेंगे तो कि क्या मिला। ये एक बड़ा सवाल बीजेपी का भी है, और यही वो संतुलन है जो जरा सा भी गड़बड़ाता है तो शिखर से ढलान की यात्रा शुरू हो जाती है। चलिए, दोनों पार्टियों को शुभकामनाएं, लोकसभा में लड़िए अच्छे से, जनता के सामने बेहतर विकल्प प्रस्तुत करिए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर। बल्कि ये नहीं, आज का मुद्दा देखिए सर जी।